हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के ऑल एमसीक्यूज, जिसमें अभी तक हम क्लास 10 बायोलॉजी के दो चैप्टर्स यानी कि लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑल एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के ऑल एमसीक्यूज। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। इस एमसीक्यू में लिखा है बाइनरी फिजन इन अमीबा अकर्स बाय डिवीजन ऑफ। इसमें पूछा गया है कि अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो किसकी डिवीजन की वजह से होता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस फर्स्ट देन साइटोप्लाज्म। दूसरे ऑप्शन में लिखा है साइटोप्लाज्म ओनली। तीसरे ऑप्शन में लिखा है सेल वॉल फर्स्ट और आखिरी ऑप्शन में लिखा है रैंडम डिवीजन। तो आप सभी को याद होगा, हमने समझा था अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है यानी कि एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अमीबा खुद को डिवाइड करता है और दो नए डॉटर सेल्स बनाता है। अब बाइनरी फिजन के दौरान सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसके बाद फाइनली एक अमीबा से दो नए अमीबा फॉर्म होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यूक्लियस फर्स्ट देन साइटोप्लाज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक 2 स्टार क्वेश्चन है। 2 स्टार्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज मल्टीपल फिजन अकर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल फिजन देखा जाता है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और आखिरी ऑप्शन में लिखा है लेशमैनिया। तो आप सभी को याद होगा, जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा था तो हमने देखा था अमीबा और लेशमैनिया जैसे प्रोटोजोआ बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। और अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम की, जो एक मलेरियल पैरासाइट है, रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which one of the following statements is not correct for plants raised by vegetative propagation? ये जो क्वेश्चन है ये एक 1 स्टार क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उन प्लांट्स के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से रेज किए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उन प्लांट्स के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन रीड करते हैं। दे बियर फ्लावर्स अर्लियर। ऐसे प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी आते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा है दे कैन बी ग्रोन फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड्स। ऐसे प्लांट्स को सीड्स के अलावा दूसरे प्लांट से भी ग्रो किया जा सकता है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है दे शो मोर वेरिएशंस देन पेरेंट प्लांट। ऐसे प्लांट्स में ज्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं इनके पेरेंट प्लांट के कंपैरिजन में। और आखिरी ऑप्शन में लिखा है दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। ये जो प्लांट्स हैं ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। अब हम सभी ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिटेल में समझा था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो नए प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कम वेरिएशन देखी जाती है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है इनमें ज्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं, सो ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
जिसमें लिखा है दे शो मोर वेरिएशंस देन द पेरेंट प्लांट। अब चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमंस इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है। पहला ऑप्शन है ओवरी, दूसरा ऑप्शन है यूट्रस, तीसरा ऑप्शन है ओविडक्ट और आखिरी ऑप्शन में लिखा है वेजाइना। अब हमने समझा था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी 1 स्टार क्वेश्चन है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर। इनमें से कौन सा फ्लावर बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए ऑप्शंस रीड करते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है पपाया, दूसरे ऑप्शन में लिखा है वाटरमेलन, तीसरे ऑप्शन में लिखा है हिबिस्कस जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं और आखिरी ऑप्शन में गिवन है डेट पाम। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने समझा था फ्लावर्स 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है और बायसेक्सुअल फ्लावर में जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑप्शंस में जो पपाया, वाटरमेलन और डेट पाम है ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन प्लांट्स के फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हिबिस्कस फ्लावर है वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हिबिस्कस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बोर्ड एग्जाम्स में दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। सो हमें बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों के ही एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से होता है। पहला ऑप्शन है एंथर टू ओव्यूल, दूसरा ऑप्शन है एंथर टू स्टिग्मा, तीसरे ऑप्शन में लिखा है स्टिग्मा टू ओवरी और आखिरी ऑप्शन में लिखा है ओवरी टू ओव्यूल। अब हम सभी ने पढ़ा था कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और ट्रांसफर होते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which of the following is not a sexually transmitted disease? इन चारों डिजीजेस में से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती। पहले ऑप्शन में लिखा है गोनोरिया, दूसरा ऑप्शन है सिफिलिस, तीसरा ऑप्शन है एड्स और आखिरी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो हमने एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में समझा था। एसटीडीज वो बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। बट अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस की, जिसको टीबी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कफिंग या फिर स्नीजिंग से स्प्रेड होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सो अभी तक हम 7 एमसीक्यूज को अच्छे से समझकर सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Two statements are given below. They are assertion and reason. Read both the statements and choose the correct option. अब इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट assertion है और दूसरी स्टेटमेंट reason है। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और फिर आखिर में इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। पहली स्टेटमेंट होती है assertion, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक फैक्ट होती है या फिर बिलीफ होती है, और दूसरी स्टेटमेंट में उसका रीजन लिखा होता है। हमें पहचानना होता है कि क्या assertion और रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद बताना होता है कि क्या रीजन assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
तो चलिए सबसे पहले एसर्शन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल एक्ट एज यूरेनोजेनिटल कैनाल। ह्यूमन मेल में जो यूरेथ्रा है वो यूरेनोजेनिटल कैनाल की तरह काम करता है, यानी कि एक्ट करता है। अब ये यूरेनोजेनिटल का क्या मतलब हुआ? यूरेनोजेनिटल कैनाल का मतलब होता है कि एक ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म्स दोनों ही रिलीज होते हैं। और जो ये असर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन मेल्स में जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू यूरिन और स्पर्म्स दोनों रिलीज होते हैं। अब चलिए रीजन को रीड करते हैं। यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन while sperms are carried by vas deferens only। रीजन में लिखा है कि जो यूरेथ्रा है वो यूरिन ही कैरी करता है, लेकिन जो स्पर्म्स है वो वास डेफरेंस कैरी करता है। अब ये जो रीजन है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ह्यूमन मेल्स में जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए। सो इस क्वेश्चन में जो रीजन है वो फॉल्स है। अब चलिए इन ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है असर्शन करेक्ट है बट रीजन गलत है। आखिरी ऑप्शन में लिखा है असर्शन गलत है बट रीजन करेक्ट है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जो रीजन है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें एक ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिसमें सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। अब चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ओवरी, एंथर, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन। दूसरे ऑप्शन में है पेटल, सेपल, स्टेम एंड लीफ। तीसरे ऑप्शन में है ओव्यूल, रूट, फ्रूट, फ्लावर। और आखिरी ऑप्शन में गिवन है स्टिग्मा, बड, लीफ एंड ओवरी। अब आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो सभी इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें स्टेम और लीफ जैसे पार्ट्स गिवन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट थ्रू। जो ब्रायोफाइलम है वो नए प्लांट को किसके थ्रू प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है अपाइकल बड्स फॉर्म्ड ऑन द टिप ऑफ द प्लांट। दूसरा ऑप्शन है वेजिटेटिव बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस ऑफ द लीफ। तीसरे ऑप्शन में लिखा है फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस ऑफ द ब्रांचेस। और आखिरी ऑप्शन में लिखा है फ्रूट्स फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट है वो नए प्लांट को किसके थ्रू प्रोड्यूस करता है। अब आपको याद होगा हमने समझा था कि जो ब्रायोफाइलम है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और जो ब्रायोफाइलम की लीफ होती है उनके मार्जिन्स पे छोटी छोटी नॉचेस होती हैं जिसमें बड्स ग्रो करती हैं और फाइनली एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है वेजिटेटिव बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस ऑफ द लीफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The number of chromosomes in a cell division is halved. This kind of cell division is observed in। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। अब इस तरह की सेल डिवीजन किस में ऑब्जर्व की जाती है? पहला ऑप्शन है ओनली टेस्टिस, दूसरा ऑप्शन है ओनली ओवरी, तीसरे ऑप्शन में लिखा है ओवरी एंड टेस्टिस बोथ, और आखिरी ऑप्शन में लिखा है ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब हमने समझा था कि जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस एक तरह की सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं, और मियोसिस की मदद से जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमीट्स बनाती हैं,
यानी कि स्पर्म्स और ओवम फॉर्म करती हैं। सो इस तरह की सेल डिवीजन देखी जाती है ओवरी और टेस्टिस दोनों में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओवरी एंड टेस्टिस बोथ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बायसेक्सुअल फ्लावर इज और आर। इस क्वेश्चन में हमें ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। पहली स्टेटमेंट में लिखा है दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, जो एकदम करेक्ट है। बायसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है दे पोजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल, जो एकदम रॉन्ग है। तीसरी स्टेटमेंट में लिखा है दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बायसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, यानी कि खुद के साथ पॉलिनेशन कर सकता है और दूसरे फ्लावर के साथ भी पॉलिनेशन कर सकता है। सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन, ये खुद से फ्रूट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो एकदम रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है उन प्लांट्स के बारे में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रेज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स। दूसरे ऑप्शन में लिखा है शुगर केन, मस्टर्ड एंड पटेटो। तीसरे ऑप्शन में लिखा है बनाना, ऑरेंज, मस्टर्ड और आखिरी ऑप्शन में लिखा है पपाया, मस्टर्ड, पटेटो। तो जैसा कि हमने समझा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स जैसे प्लांट्स रेज हो सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower? इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का फ्लावर में? अब हमें इस क्वेश्चन में 4 अलग अलग ऑप्शंस गिवन है और इन चारों ऑप्शंस में सीक्वेंस लिखी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस गिवन है। सो पहले ऑप्शन में लिखा है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। तीसरे ऑप्शन में लिखा है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग और आखिरी ऑप्शन में गिवन है एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट्स में होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसके बाद बनता है जाइगोट। अब जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। जो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के दौरान, वो क्या शो करते हैं? पहले ऑप्शन में लिखा है ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स। दूसरे ऑप्शन में लिखा है ओनली वेरिएशंस विद पेरेंट्स। तीसरे ऑप्शन में लिखा है बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स और आखिरी ऑप्शन में लिखा है नीदर सिमिलैरिटीज नॉर वेरिएशंस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेरेंट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स से सिर्फ सिमिलैरिटी शो करता है या फिर सिर्फ वेरिएशन शो करता है या फिर दोनों सिमिलैरिटी और वेरिएशन शो करता है या फिर कुछ भी शो नहीं करता। तो जैसा कि हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग जैसे प्रोसेस होते हैं जिस दौरान थोड़े बहुत एरर्स आते हैं और उन एरर्स से वेरिएशंस आती हैं। बट रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो आगे ट्रांसमिट होते हैं उनकी प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में,
जिस वजह से उनके बीच में सिमिलैरिटीज भी आती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स आर सीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Along the path of vast difference, the secretions of which gland provide nutrition to the sperms? Vast difference के path के along किसकी secretion provide करती है sperms को nutrition? पहला ऑप्शन है prostate gland, दूसरा ऑप्शन है seminal vesicles, तीसरा ऑप्शन है scrotum और आखिरी ऑप्शन में लिखा है urinary bladder। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने समझा था सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। ये वो ग्लैंड है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेमिनल वेसिकल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हमें प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को एक्वायर करने से? अब पहला ऑप्शन है सर्जरी, दूसरा ऑप्शन है कॉन्डम्स, तीसरा ऑप्शन है कॉपर टी और आखिरी ऑप्शन में गिवन है ओरल पिल्स। तो जैसा कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में पढ़ा था, जो बैरियर मेथड है यानी कि जो कॉन्डम्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉन्डम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन विच रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर स्पर्म्स रिलीज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस रीजन में रिलीज किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है यूट्रस, दूसरा ऑप्शन है ओवरी, तीसरा ऑप्शन है ओविडक्ट और आखिरी ऑप्शन में गिवन है वेजाइना। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यानी कि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स रिलीज होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजाइना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एड्स की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। पहले ऑप्शन में लिखा है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरे ऑप्शन में लिखा है एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तीसरे ऑप्शन में लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज सिंड्रोम और आखिरी ऑप्शन में लिखा है एक्यूट इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जैसा कि हमें पता है जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब कई बार एड्स को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो वो फुल फॉर्म भी करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशंस बिकॉज? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनती हैं वो ज्यादा वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस करते हैं? अब पहले ऑप्शन में लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेनी पेरेंट्स, दूसरे ऑप्शन में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, तीसरे ऑप्शन में लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन और आखिरी ऑप्शन में लिखा है डीएनए कॉपिंग इज नॉट accompanied बाय द क्रिएशन ऑफ सेलुलर apparatus। तो जैसा कि हमें पता है जो जेनेटिक मटेरियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसको दो इंडिविजुअल्स यानी कि दो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। अब इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेनी पेरेंट्स। ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें मेनी पेरेंट्स लिखा है, नंबर ऑफ पेरेंट्स को स्पेसिफाई नहीं किया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following correctly represents the function of oviduct? हमें इसमें बताना है कि इन चारों में से किस ऑप्शन में ओविडक्ट का फंक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। पहले ऑप्शन में लिखा है helps in capturing the released ovum and directing it into fallopian tube, जो रॉन्ग है।
दूसरे ऑप्शन में लिखा है प्रोवाइड्स साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ओविडक्ट में इम्प्लांटेशन नहीं होती, यूट्रस में होती है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अलाउज पैसेज ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस एंड फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो अगेन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है ट्रांसपोर्ट्स द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस एंड इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जो एकदम करेक्ट है क्योंकि जो ओविडक्ट है, जो फैलोपियन ट्यूब है, वो ओवम को ट्रांसपोर्ट करती है ओवरी से यूट्रस तक और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में भी हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, असर्शन एंड रीजन। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले असर्शन को रीड करते हैं। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अब इस असर्शन में लिखा है कि जो यूट्रस है वो हर महीने खुद को प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, जो एकदम करेक्ट है। अब इसके रीजन में लिखा है ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ओवरी है वो हर महीने एक एग को रिलीज करती है और इसीलिए यूट्रस को खुद को हर महीने प्रिपेयर करना होता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is an incorrect combination of function and part of the male reproductive system? अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है फंक्शन का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का। अब पहले ऑप्शन में दिया है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, सेमिनल, वेसिकल। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये रॉन्ग है क्योंकि सेमिनल वेसिकल स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं करते। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है सिक्रीशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, वास डेफरेंस, जो अगेन एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि वास डेफरेंस के थ्रू स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होता है। आखिरी ऑप्शन में लिखा है पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म थ्रू यूरेथ्रा, जो एकदम करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, सेमिनल वेसिकल्स। सो अभी तक हमने 23 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ह्यूमंस में जो एम्ब्रियो है वो मदर्स ब्लड से न्यूट्रिशन कौन से स्पेशल टिश्यू की मदद से लेता है। पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा, दूसरा ऑप्शन है विलाय, तीसरा ऑप्शन है यूट्रस और आखिरी ऑप्शन है वूम। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर्स ब्लड से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन एनिमल व्हिच कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस एनिमल के बारे में जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहले ऑप्शन में गिवन है ब्रायोफाइलम, दूसरे ऑप्शन में गिवन है ईस्ट, तीसरे ऑप्शन में हाइड्रा गिवन है और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों ऑर्गेनिजम्स में से कौन से ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं। अब जो ब्रायोफाइलम है वो एक प्लांट है, जो ईस्ट है वो एक टाइप का फंगस है और जो हाइड्रा है वो एक एनिमल है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, हाइड्रा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ डैश इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। अब इस क्वेश्चन में हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल
किस में डेवलप होता है एक एंजियोस्पर्म प्लांट में? पहला ऑप्शन है सीड, दूसरा ऑप्शन है फ्रूट, तीसरा ऑप्शन है फ्लावर और आखिरी ऑप्शन है कॉटिलिडन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, सीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन ह्यूमंस जेस्टेशन इज कंप्लीटेड इन। ह्यूमंस में जेस्टेशन कितने दिनों में कंप्लीट होता है? अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जेस्टेशन क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो जाइगोट है वो फुल्ली डेवलप होता है एक ह्यूमन में इनसाइड मदर्स वूम्ब। और ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन है 40 वीक्स, दूसरा ऑप्शन है 60 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है 120 वीक्स और आखिरी ऑप्शन में गिवन है 240 वीक्स। तो जैसा कि हमें पता है ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ्स का, यानी कि अराउंड 40 वीक्स का। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, 40 वीक्स, यानी कि अराउंड 280 डेज। तो इसी के साथ हमारे 27 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को रीड करते हैं। इसमें लिखा है डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिकॉज। जो डीएनए कॉपिंग है वो बहुत जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है इट लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा ऑप्शन में लिखा है इट लीड्स टू वेरिएशन। तीसरे ऑप्शन में लिखा है इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने समझा था डीएनए कॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाता है, क्योंकि पेरेंट को अपने जीन्स आगे ट्रांसमिट करने होते हैं ऑफस्प्रिंग में। अब पहले ऑप्शन में लिखा है इट लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो एकदम करेक्ट है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग की मदद से जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। और डीएनए कॉपिंग के दौरान जो एरर्स आते हैं उनसे वेरिएशन आती है जो हमें हेल्प करती है सर्वाइवल में। सो इस क्वेश्चन में जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which of the following is a contraceptive method? इन चारों में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? पहला है कॉपर टी, दूसरा है कॉन्डम, तीसरा है डायफ्राम और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने समझा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कॉपर टी, कॉन्डम और डायफ्राम जैसे बैरियर मेथड को यूज किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ these। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्स स्टार्ट डेवलपिंग इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में एग्स कब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं? पहला ऑप्शन है व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी, दूसरा ऑप्शन है ओनली आफ्टर बर्थ, तीसरा ऑप्शन है आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और आखिरी ऑप्शन में दिया है व्हेन शी इज इन हर मदर्स वूम्ब। तो जैसा कि हमने समझा था जब फीमेल खुद पैदा भी नहीं हुई होती, यानी कि जब वो अपनी मदर वूम के अंदर होती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में होती है, तब से ही उसकी ओवरी में एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, व्हेन शी इज इन हर मदर्स वूम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन राइजोपस ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि राइजोपस में ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फिलामेंट्स, दूसरा ऑप्शन है हाइफे, तीसरा ऑप्शन है राइजोइड्स और आखिरी ऑप्शन है रूट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइजोपस क्या होता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं और ये एक टाइप का फंगस है जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अब जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं स्पोरेंजिया में और जो स्पोरेंजिया है उनको बियर करते हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हाइफे बोलते हैं। हाइफे जो है वो फंगस में देखे जाते हैं
और जो राइजोपस है वो एक टाइप का फंगस है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइफे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों जरूरी है? पहले ऑप्शन में लिखा है कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। दूसरा ऑप्शन में लिखा है फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तीसरा ऑप्शन में लिखा है मेंटेन ग्रोथ। और आखिरी ऑप्शन में लिखा है कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जैसा कि हमें पता है जो रिप्रोडक्शन है एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, बट स्पीशीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट एमसीक्यू को रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन जाइगोट एंड अ ह्यूमन स्पर्म इज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक रेशियो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ह्यूमन जाइगोट और ह्यूमन स्पर्म में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जाइगोट के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एक ह्यूमन स्पर्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और हमने इस चैप्टर में समझा था कि जो ह्यूमन स्पर्म है वो मियोसिस के बाद बनता है, यानी कि इसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जाइगोट में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सो अगर हम बात करें जाइगोट और स्पर्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रेशियो की, तो वो रेशियो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 1:2 और आखिरी ऑप्शन है 1:3। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जाइगोट के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म के अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2:1। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट एमसीक्यू भी कंप्लीट होता है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक होमवर्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स हैं वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के ऑल एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत आसानी रही होगी, क्योंकि हमने माइक्रो लेक्चर्स की मदद से इस चैप्टर को अच्छे से समझा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के ऑल एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।